नमस्ते, मैं केशाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति और सरकार के एक महत्वपूर्ण अध्याय ब्रिटेन के संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या है। हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित एवं विकसित संविधान है। तो ब्रिटेन के संविधान के वे कौन से स्रोत हैं जिसके आधार पर ब्रिटेन के संविधान की व्याख्या की जा सकती है या ब्रिटेन के संविधान के होने का अनुभव किया जा सकता है या जिस पर ब्रिटेन का संविधान आधारित है, वे कौन कौन से स्रोत है। तो प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत है महान अधिकार पत्र। ब्रिटेन के अंतर्गत कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई और उन ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में मानव अधिकारों को लेकर या अधिकारों को लेकर घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए और ये ऐसे अधिकार पत्र जो ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। तो महान अधिकार पत्र के अंतर्गत मैग्ना कार्टा चार्टर यह 1215 के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया और दुनिया के अंतर्गत मानव अधिकारों को लेकर प्रथम घोषणा पत्र के रूप में मैग्ना कार्टा चार्टर को देखा जाता है। और आज दुनिया के जिन भी देशों के अंतर्गत मानव अधिकारों और मूल अधिकारों की बात की गई है उस खंड को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकारों के संबंध में पहली बार जो चर्चा है घोषणा पत्र के रूप में मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 के अंतर्गत की गई। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत यह मैग्ना कार्टा चार्टर, यह अधिकार पत्र ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिटिशन ऑफ राइट्स यह 1628 के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया और यह भी एक अधिकारों का घोषणा पत्र है और ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रूप में इसको भी देखा जाता है। तीसरा अधिकार पत्र है बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1689 के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया। आप जानते हैं 1688 के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से बिना हिंसा के अहिंसक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हुआ और इस गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में एक अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षरित किए गए जो 1689 का बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा चार्टर 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689, यह तीन ऐसे महान अधिकार पत्र हैं जो ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। जेस्ट विलियम पिट के अनुसार इसने कहा कि ये जो तीनों अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा चार्टर, पिटिशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स, ये तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटेन के संविधान की बाइबिल के रूप में देखे जा सकते हैं। यानी ये जो तीन अधिकार पत्र है, इन तीनों अधिकार पत्रों को सामूहिक रूप से ब्रिटेन के संविधान की बाइबिल की संज्ञा दी है जेस्ट विलियम पिट ने। तो जेस्ट विलियम पिट का कहने का अभिप्राय यह है कि इन तीनों अधिकार पत्रों का इतना महत्व है कि ब्रिटेन के संविधान की बाइबिल के रूप में इसको देखा जा सकता है या ब्रिटेन के संविधान की बाइबिल इसे कहा जा सकता है। दूसरा जो ब्रिटेन के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है वह है संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम ये ऐसे अधिनियम हैं जो समय समय पर ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए। हालांकि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान होने के नाते वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंतर्गत अलिखित संविधान होने के बावजूद भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो लिखित रूप में मौजूद है और इसका उदाहरण संसदीय अधिनियम है।
यानी संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, यह 1679 का अधिनियम है। संसदीय अधिनियम 1911 और 1959 है। संसदीय अधिनियम 1911 और 1959 ये ऐसे अधिनियम हैं जिनके द्वारा ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत मूलभूत सुधार किए गए। इसके अलावा वेस्टमिनिस्टर अधिनियम यह 1931 का अधिनियम है। तो यह संसद के द्वारा समय समय पर अधिनियम निर्मित किए गए और ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इन अधिनियमों को देखा जाता है। और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का संचालन करते समय इन जो अधिनियम है संसद के द्वारा निर्मित, इन अधिनियम के आधार पर ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, वहां की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है सामान्य विधि, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित कानून है जिनको न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह ऐसे कानून है जो रीति रिवाज पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। न्यायालय ने इसको कानून के रूप में स्वीकृत कर लिया है, मान्यता दे लिए, लेकिन यह सम्राट के द्वारा या संसद के द्वारा निर्मित कानून नहीं है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें कि सामान्य विधि या कॉमन लॉ क्या है, तो सामान्य शब्दों में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज एवं परंपराएं कॉमन लॉ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो कॉमन लॉ है ब्रिटेन के अंतर्गत, यह ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटेन के अंतर्गत जो ब्रिटिश सम्राट के विशेषाधिकार है, ब्रिटेन की संसद की जो सर्वोच्चता है, संप्रभुता और नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रता, यह कॉमन लॉ के ऊपर ही आधारित है। तो ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कॉमन लॉ को देखा जाता है। अभिसमय, परंपरा एवं प्रथाएं, यह भी ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, और जो ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वह वहां की परंपराओं एवं प्रथाओं के आधार पर ही हुआ है। जिन परंपराओं एवं प्रथाओं ने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, ऐसी परंपराओं और प्रथाओं को अभिसमय के रूप में जाना जाता है, और यह अभिसमय ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जैसे हम देखें कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वह कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को ही ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यह किस पर आधारित है? यह अभिसमय पर आधारित है, ब्रिटेन के अंतर्गत परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित है। जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत खो देता है तो उसको त्याग पत्र देना होता है, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को उस समय त्याग पत्र देना होता है जब उनको कॉमन सभा के अंतर्गत जो ब्रिटेन की संसद का प्रथम सदन है उसमें जब विश्वास मत हासिल नहीं होता है तो उनको त्याग पत्र देना होता है। यह भी अभिसमय के ऊपर आधारित है, यानी परंपरा एवं प्रथाओं के ऊपर आधारित है। ब्रिटेन का जो सम्राट है यह मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, यानी जैसा मंत्री परिषद ब्रिटेन के सम्राट को परामर्श देती है उसी आधार पर ब्रिटेन का सम्राट अपना कार्य संपादित करता है। यह भी परंपराओं एवं प्रथाओं के ऊपर आधारित है। तो परंपराएं एवं प्रथाएं या अभिसमय यह ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा ब्रिटेन के अंतर्गत संविधान पर लिखित जो टीकाएं हैं यह भी ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। टीकाओं का यहाँ क्या मतलब है? टीकाओं का यहाँ पर यह मतलब है कि जो ब्रिटेन का संविधान है उनकी जिन ग्रंथों के अंतर्गत व्याख्या की गई है, संविधान के ऊपर जो टिप्पणियां लिखी गई है, ऐसे संदर्भ ग्रंथ है वो संविधान पर लिखित टीकाओं के रूप में जाने जाते हैं।
और ऐसी टीकाओं के अंतर्गत डाइसी का जो पुस्तक है, डाइसी की जो पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत ही डाइसी ने कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अलावा बेजॉर्ट की जो पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यह पुस्तक भी ब्रिटेन के संविधान के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण टीका के रूप में देखी जाती है। जब संविधान के अंतर्गत कोई बात अस्पष्ट हो, शासन व्यवस्था को संचालित करते समय कोई बात अस्पष्ट होती है या सरकार के किसी अंग की शक्तियां अस्पष्ट होती है, तब संविधान विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार के ग्रंथों का स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो संविधान पर लिखित ऐसी टीकाएं जैसे लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाइसी की पुस्तक, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बेजॉर्ट की पुस्तक, ये ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हैं। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने यह देखने का प्रयास किया कि ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जिस पर ब्रिटेन का संविधान आधारित है। तो महान अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम, सामान्य विधि, कॉमन लॉ, परंपराएं एवं प्रथाएं अर्थात अभिसमय और संविधान पर लिखित टीकाएं, यह ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है।